हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जैसे चैप्टर का नाम है, उसमें 3 सेंटर प्रॉब्लम्स को हमने पढ़ा था, जो थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात पहले समझ लीजिए कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज इसमें बताई जाती हैं, यानी कि प्रोडक्शन कितना कितना होगा। ये मान के चलिए कि इसमें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गिवन होती है, यानी कि जहां हमने प्रोडक्शन, जिस चीज का प्रोडक्शन करना वो हमें दिया होता है और जिन चीजों से प्रोडक्शन करना है वो हमें दिया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 कमोडिटीज यानी 2 वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, और उसमें अगर दोनों प्रोडक्शन तो बढ़ाए नहीं जा सकते, दोनों चीज, क्योंकि एक लिमिटेड है। सपोज एग्जांपल है कि एक खेत है, उसमें कॉटन और व्हीट दोनों का प्रोडक्शन करना है, तो दोनों का प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ाया जा सकता, खेत तो उतना ही बड़ा है। तो क्या करें, अगर गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कॉटन का कम करना होगा, और कॉटन का बढ़ाना है तो गेहूं का कम करना होगा। तो इस तरह से तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हमें प्राप्त होंगे, तो उसको अगर एक कर्व से शो करते हैं, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उसकी दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी पहले इतना समझ लीजिए। तो इसमें समझ लेते हैं मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसकी? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 वस्तुओं की, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के होते हुए हम प्रोडक्शन करते हैं ऑन द एजम्पशन दैट, किस मान्यता पर? पहली बात ये मान के चलते, क्या मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो रिसोर्सेज हैं, जहां प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिस चीज में प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा हो। और सपोज हम एक खेत में दो तरह की वस्तुओं को पैदा कर रहे हैं, तो खेत पूरी तरह से यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। दूसरा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जिन चीजों से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो टेक्निक उसे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब एक बार हम गेहूं ज्यादा पैदा करते हैं, कॉटन कम करते हैं, अगली बार गेहूं को कम करते हैं, कॉटन ज्यादा करते हैं, तो दोनों बार में एक सी टेक्निक लगेगी। रिमेन कांस्टेंट का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो सेम रहेगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। तो इसको, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर हम जब प्रोडक्शन गिवन रिसोर्सेज में और प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन, टू कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, अलग अलग कॉम्बिनेशन को जब हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से शो करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी हम जिसे नाम से बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है, इट हेल्प्स। अब इसके 3 पॉइंट्स और भी हैं, जिसमें ये समझते हैं कि इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। पहली बात तो ये हमें ये बताता है कि इसकी सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। दूसरी बात, इट इज कॉल्ड पीपीएफ एंड पीपीबी। इसे पीपीसी को पीपीएफ और पीपीबी भी कहा जाता है, इस नाम से भी आ सकता है। पीपीएफ का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स, या इसे कहा जाता है पीपीबी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इसको ऐसा? इट शोज द लिमिट ऑफ व्हाट इज पॉसिबल विद द प्रेजेंट रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास उस टाइम हैं, उनसे जब हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी लिमिट बताता है, यानी कि मैक्सिमम कितना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब हमारी लिमिट बताएगा कि मैक्सिमम हम टू कमोडिटीज हैं, 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं में मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। मैक्सिमम सपोज हम 100 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम कॉटन 0 करते हैं। अगर हम 90 प्रोड्यूस करते हैं, एक ही चीज बोते हैं, तो मतलब कॉटन बिल्कुल 0 नहीं होगी। अगर हमने उसका थोड़ा पार्ट जो है वो कर लिया हमने किसमें,
कॉटन में यूज, तो कॉटन उसमें प्रोड्यूस कर ली, तो कॉटन सपोज 10 करते हैं तो व्हीट 90 होती है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन मिल गया। तो इस तरह से कि उनकी मैक्सिमम लिमिट को बताता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि पीपीएफ या पीपीबी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज। तीसरी बात, इट इज कॉल्ड टीएलटीसी, इसे हम टीएल का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। बिकॉज क्यों कहा जाता है, इट इंडिकेट्स दैट इफ मोर ऑफ गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस, अगर हम एक्स को ज्यादा, एक्स एक कमोडिटी को एक्स मान लो, दूसरे को वाई मान लो, सपोज कॉटन को एक्स मान लिया, व्हीट को वाई मान लिया, तो क्या है, इफ मोर ऑफ गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस, अगर हमने एक्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो देन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू विड्रॉ फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वाई। तो जब हमें एक्स को ज्यादा प्रोडक्शन करना, हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सीमित है, ये हम पहले ही मान चुके हैं कि कांस्टेंट रहेंगे सब। तो हमें क्या है कि अगर हम एक्स कमोडिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें वाई में से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्स की तरफ लगाने होंगे, उसमें यूज करने होंगे। तो कहने का मतलब उनका ट्रांसफर करना होगा, विड्रॉ करने होंगे, एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, एक्स की तरफ ट्रांसफर करने होंगे, वाई में से विड्रॉ करने होंगे और एक्स की तरफ ट्रांसफर करने होंगे। इसलिए इसे कहा जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफर दूसरी तरफ किया जाता है जिसका प्रोडक्शन ज्यादा करना है। तो आप अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से और कर्व बना के समझेंगे, इतना इसे नोट कर लीजिए। पूरे नोट्स हैं, कहीं और आगे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पूरे नोट्स नोट कीजिए और उन्हें पढ़िए तो सब समझ में आ जाएगा। इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज कर लें और इसके नोट्स बना लें, उससे आगे अभी समझाते हैं। अब है एजम्पशंस ऑफ पीपीसी, इसमें 5 एजम्पशंस हमने लिखे हैं, इसे समझना है। इसमें फर्स्ट है एन इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स। इसमें जब हम पीपीसी पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं इकोनॉमी में, यानी कि जब भी जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, हम केवल 2 वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि 2 गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूज हो रहे हैं। तीसरी बात, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज एट ऑल, टेक्नोलॉजी कोई चेंज नहीं, जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो हर कॉम्बिनेशन में सेम रहेगी। प्रोडक्शन बार बार करने पर, अलग अलग बार प्रोडक्शन करने पर, क्योंकि कॉम्बिनेशन अलग करना है तो प्रोडक्शन दोबारा करना है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सेम रहेगी। तीसरी बात, फोर्थ जो है चौथी बात, द रिसोर्सेज एंड टाइम पीरियड आर गिवन एंड लिमिटेड, जो भी रिसोर्सेज होंगे और टाइम पीरियड होगा वो गिवन होगा, दिया गया होगा, फिक्स होगा, और लिमिटेड यानी कि वो निश्चित होगा, सीमित होगा। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. इसमें कि हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिनसे प्रोडक्शन होता है, वो सभी में, यानी कि 2 तरह की गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन में वो सेम एफिशिएंसी उनकी नहीं है। ये मान के, मतलब ये मान के चलते हैं कि दोनों में बराबर एक्सपर्ट नहीं है वो। जब हम एक काम में उन्हें लगाए रखेंगे उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जब हम उनको ट्रांसफ़र दूसरे में करेंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज, इसलिए प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ये मान के हम चलते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब एक ही काम में कोई आदमी लगा रहता है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन तेजी से करता है, लेकिन उसको जब चेंज किया जाता है तो दूसरे काम में लगता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम आती है, उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो ये एजम्पशन से हम मान के चलेंगे। उसके बाद इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और पीपीसी कर्व कैसे ड्रॉ होता है ये समझाएंगे।
चलिए अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक एग्जांपल समझते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि ये कर्व ड्रॉ कैसे किया जाता है। देखिए इसमें एग्जांपल में हमने इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम 2 कमोडिटीज लेते हैं एक्स और वाई और डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ कॉम्बिनेशन हमने 5 कॉम्बिनेशन ले लिए, ए बी सी डी ई 5 कॉम्बिनेशन ले लिए और 2 कमोडिटीज ले ली, गुड एक्स और गुड वाई। सपोज गुड एक्स में हमने कॉटन ले लिया और गुड वाई में वीट ले लिया, जिसे हम टन में प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि टन मात्रा जो है उसकी क्वांटिटी वो टन में है। अब इसमें गुड एक्स और गुड वाई, सपोज हम गुड एक्स को हम प्रोडक्शन नहीं करते फर्स्ट कॉम्बिनेशन में, तो केवल गुड वाई करते हैं, तो 100 टन प्रोडक्शन होता है वीट का। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में, दूसरा कॉम्बिनेशन जो है, दूसरी कंडीशन में हम इसको बढ़ा करके इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। किसका? कॉटन का। कॉटन 10 टन प्रोड्यूस होता है, तो वीट कितना होता है? 90 होता है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है सी कॉम्बिनेशन, इसमें 20 टन कॉटन का प्रोडक्शन होता है, तो वीट का होता है 70। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में इसका 30 होता है प्रोडक्शन कॉटन का, तो वीट का प्रोडक्शन होता है 40। और ई में, इसमें हम कॉटन, इसमें वीट का प्रोडक्शन करते नहीं, टोटल जो भी है उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं? केवल कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, तो 40 होता है। मान लीजिए हमारे पास एक खेत है, उसमें हम दो तरह की चीज़ों को का प्रोडक्शन करते हैं। वो जो खेत है या ज़मीन है वो एक लिमिटेड है, वो फिक्स है। सपोज जितनी भी है हमारे पास, उसमें हम पहले केवल वीट का प्रोडक्शन करते हैं, तो 100 टन होता है, और जबकि इसमें कॉटन उस टाइम हम प्रोड्यूस नहीं करते। दूसरे कॉम्बिनेशन में हम दोनों चीज़ प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है, जब हम एक्स का प्रोडक्शन, यानी कि एक्स कमोडिटी या एक्स गुड या कॉटन का प्रोडक्शन 1 बाय 1 बढ़ाएंगे, तो वीट का प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा, क्योंकि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, उतना ही है। और दूसरी बात हमने ये बताया था इसमें कि जब हम यहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफर इसमें करते हैं, जब गुड वाई से हटा करके गुड एक्स में लगाएंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन यहाँ करना होगा तो यहाँ से इसमें लगाएंगे, यानी कि वाई से एक्स में प्रोडक्शन ट्रांसफर करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो वो प्रोडक्शन यानी कि डिक्रीज होता चला जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से हमने इसमें हटाया, तो यहाँ तो ये 10 बढ़ता चला गया, लेकिन यहाँ इनका डिक्रीज हो, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। यहाँ कितना है? 30 है। और यहाँ कितना है? 40 है। देखिए यहाँ 10 है, 10 के बाद यहाँ 20 का डिफरेंस है, 20 के बाद 30 का डिफरेंस, 30 के बाद फिर 40 का डिफरेंस है। तो इस तरह से घटता हुआ चला जाएगा। तो इसी को एक ग्राफ से हम समझते हैं। सपोज ये ग्राफ बनाना तो आपको आता है, इसका ग्राफ आराम से आप बना सकते हैं, समझ लीजिए। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इतनी बात समझते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है कॉटन को, कॉटन लिख देते हैं, और वाई एक्सिस पर वीट लिया है, वीट लिख दिया। अब एक्स एक्सिस पर हमने 5 कॉम्बिनेशन है, यानी कि 40 तक है, 10, 20, 30, 40। और यहाँ वीट कितने टन तक है? 100 तक है। तो 100 तक हमें 10 का स्केल, ये स्केल हमें अपने आप बनाना है। स्केल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100।
ये y एक्सिस पर कॉटन व्हीट है और x एक्सिस पर कॉटन है। अब हम इसके बेस पर बना देंगे ये कॉम्बिनेशन। देखिए ए कॉम्बिनेशन में ए पॉइंट कहाँ होगा, जहां कॉटन का प्रोडक्शन 0 है और व्हीट का प्रोडक्शन 100 है। देख कॉटन x एक्सिस पर है तो यहाँ 0 और व्हीट y एक्सिस पर है तो 100। तो ये तो यहाँ और ये यहाँ, तो कहने का मतलब है कि केवल व्हीट हो रहा है तो यहाँ पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट होगा। कॉटन तो 0 है तो यानी कि ये तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, केवल y एक्सिस से आगे बढ़ेगा। ये 100 हो रहा है तो ए पॉइंट हो गया। दूसरा बी कॉम्बिनेशन में कॉटन क्या है, वो 10 है। 10 यहाँ तक कॉटन हो गया, इतना प्रोडक्शन कॉटन का हो रहा है और व्हीट का प्रोडक्शन 90 हो रहा है, इतना। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लाइन खींच के या डॉटेड लाइन में भी दिखा सकते हैं, आप जैसे चाहें। ये हो गया बी पॉइंट। उसके बाद सी कॉम्बिनेशन, सी पॉइंट कहां आएगा, यहां 20, कॉटन तो 20 है और व्हीट कितना है, 70 है। 70 और 20 का कॉम्बिनेशन, ये सी कॉम्बिनेशन हो गया। डी में 30 एंड 40, ये तो 30, सॉरी, तो ये 30 और ये 40, ये 30 है, 40 है यहां, यानी कि 40 क्या है, 40 तो है व्हीट और 30 है कॉटन। कॉटन 30 है, ये कॉटन यहां 30 पे आ जाएगा। डी पॉइंट हो गया। और ई पॉइंट का मतलब है यहां केवल कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है 40 और व्हीट का प्रोडक्शन 0 है, तो ये पॉइंट यहीं आ जाएगा, ई पॉइंट, इस पॉइंट पर। अब इन पॉइंट्स को हम जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे बोल देंगे हम पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। कहने का मतलब है ये एक ऐसा कर्व है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इससे ज्यादा अगर इसे बाहर पॉइंट लेंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं है। इससे अंदर अगर हम कहीं भी पॉइंट ले लेंगे तो इसका मतलब है कि वहां पर ये समझ लीजिए कि हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज नहीं हो रहे, तो इसलिए वहां प्रोडक्शन, क्योंकि हम पूरा रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं, वहां ये समझ में आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पूरा जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है, वो ए ई। कहने का मतलब ये कर्व है पूरा, ए ई कर्व, पूरा कर्व ये बाउंड्री लाइन है। इसमें आप कहीं भी किसी पॉइंट पर भी लेंगे तो मैक्सिमम लिमिट होगी प्रोडक्शन की। तो इसीलिए इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अब समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब आगे इसके फिर एजम्पशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको बाद में समझाएंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन हमने बनाए और इसमें 2 गुड्स का प्रोडक्शन किया, एक्स और वाई, और एक्स में कॉटन को लिया और वाई में व्हीट्स को लिया। तो हमने ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने ड्रॉ कर दिए, पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए और उनको मिलाते हुए एक कर्व खींच दिया। तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गई कि इस कर्व को हम बोल देंगे पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो पार्टिसिपेशन है वो हमें दिखाई देगा कि आप भी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।